हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, आज से हमारी पॉलिटी की सीरीज कंटिन्यू रहेगी जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन अब से हमारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हम देखेंगे संविधान संशोधन क्या है और संविधान संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया दी गई है हमारे संविधान में। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया था कि संविधान क्या होता है। संविधान यानी किसी भी देश का वह मुख्य दस्तावेज जिससे कि उस देश का संचालन सुचारू रूप से चलता है और उस दस्तावेज में वह प्रमुख नियम एवं कानून दिए जाते हैं। ठीक है, तो वह होता है हमारा संविधान। अब संविधान में चूंकि नियम कानून प्रक्रियाएं दी गई है, लेकिन समय के साथ साथ उन नियम और कानूनों में भी परिवर्तन की यानी कि चेंजेस की जरूरत होती है। उसी को देखते हुए एक प्रावधान किया गया है संशोधन का। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भी संविधान संशोधन को अपनाया गया है। ठीक है, दुनिया के किसी भी संविधान में परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया का अपनाया जाना प्रगति का सूचक माना जाता है। प्रगति का सूचक माना जाता है, यह बहुत ही जनरलाइज्ड है। क्योंकि अगर हमारा संविधान कब बना था उसको बने हुए एक लंबा समय हो गया है। ठीक है, और चूंकि टाइम बदलता है, नियम कानून भी बदलने जरूरी है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको प्रगति का सूचक माना गया है संशोधन को। ठीक है, एक समय था कि आजादी के पहले या आजादी के कुछ समय बाद तक कुछ चीजें रेलेवेंट थी। ठीक है, लेकिन आज के समय में चूंकि हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, तो आज संशोधन यानी कि चेंजेस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बात चाहे संविधान की हो अथवा किसी व्यवस्था या समाज की हो, वह अपने अंदर आवश्यक परिवर्तनों को करके ही विकास की सीढ़ियां चढ़ चढ़ सकता है। ठीक है, तो ना केवल संविधान बल्कि हमारी लाइफ में भी यह लागू होता है कि हर एक फील्ड में, ठीक है, आप कोई सी भी फील्ड ले लीजिए, ना केवल संविधान बट इससे रिलेटेड या इससे ना भी रिलेटेड हो तो भी वहां पर परिवर्तन यानी कि चेंजेस की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे लाइफ में ही हम देखते हैं कि हमें टाइम टाइम पे चेंजेस करने पड़ते हैं, हमारे एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है। कुछ रहता है पर्टिकुलर चीज के प्रति, लाइक अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है बचपन में, ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक अचानक से ऐसा होने लगता है टाइम के बाद कि उसे मीठा पसंद आने लगता है। तो ऐसा ही होता है, लाइक तो यह है आपका परिवर्तन। ठीक है, और यह परिवर्तन करके ही हम विकास की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अगर कोई कंपनी आप 1950s की बात करें तो ठीक है, वह ऑफलाइन काम कर रही है, वहां पे ऑनलाइन या इंटरनेट जैसी कोई सुविधा नहीं है, तब वह अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी। लेकिन वही कंपनी अगर हम देखें कि 2020 में यानी कि आज के समय में भी वह चाहे कि अपना बिजनेस सारा ऑफलाइन ही करे, ऑनलाइन या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को कोई स्थान ना दे, तो क्या वह कंपनी वैसे ही प्रोग्रेस करेगी? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बाकी दूसरी जो भी कंपनीज है वह टेक्नोलॉजी को अपना रही है। ठीक है, तो वह उसे नीचे दबा देगी, तो वह विकास नहीं कर पाएगी। इसके लिए क्या चाहिए कि वह समय के साथ परिवर्तन हो, जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है या जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज है उन्हें एक्सेप्ट करे और अपना विकास करे। ठीक है, तो यह कहाँ भी लागू होता है और संविधान पर भी लागू होता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो संविधान संशोधन कौन से भाग में दिया गया है? संविधान के भाग 20 यानी कि भाग 20 में। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है? 368 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो हमने यह प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले विधेयक कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में। जो भी सदन चाहे तो वह संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है। ठीक है, एक सदन में पारित होने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, तो चूंकि हमने देखा है कि संसद किससे मिलकर बनी है, तो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह संसद के 3 अंग है। और अगर संविधान में संशोधन होना है तो यहाँ पे यह तीनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
ठीक है, हर एक जगह से इसे पास होकर आना है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से भी। तो ठीक है, कैसे अब जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई संविधान संशोधन का विधेयक है और उसे कहाँ रखा गया है, लोकसभा में, ठीक है, और लोकसभा उस संविधान संशोधन को पारित कर देता है, पास कर देता है, तो वह अब कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा भी उस विधेयक को, उस पर्टिकुलर विधेयक को पारित कर देता है, तो इसके बाद क्या होता है कि वह विधेयक फिर राष्ट्रपति के पास चले जाता है, राष्ट्रपति अपनी मंजूरी उस पर दे देता है, उसके पश्चात वह क्या हो जाता है, संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक सदन में पारित होने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, और यह आवश्यक है। अगर आप बोल दो कि ठीक है, लोकसभा ने पारित कर दिया है संविधान संशोधन विधेयक को, और ठीक है अब इसे लॉ यानी कि कानून बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और इन दोनों के पारित करने के पश्चात ही वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर लोकसभा पारित कर देते हैं और राज्यसभा पारित नहीं करती, तो फिर यह विधेयक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी सदन, कोई भी एक सदन अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक को पास नहीं करता है, पारित नहीं करता है, तो फिर वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, यह हम आगे देखेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। हम जानते हैं कि एक संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है अगर दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में कोई या किसी पर्टिकुलर विधेयक पर कोई मतभेद हो जाता है, तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों का। ठीक है, लेकिन अगर संविधान संशोधन करना है और उस पे अगर कोई एक सदन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ठीक है हम यह पारित नहीं करते, तो राष्ट्रपति यह नहीं करेगा कि ठीक है हम संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं, आप वहां डिस्कस करिए, उसके बाद इसको पारित कर देना। नहीं, ऐसा नहीं होता संविधान संशोधन के विषय में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगर इसमें कुछ आप और चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। ठीक है, यह हमने देख लिया है। संघात्मक ढांचे से जुड़े विषय पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन लिया जाना आवश्यक है। अब ये क्या होता है कि कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन, इससे क्या मतलब है यह हम देखेंगे अभी। ठीक है, जब हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया या तरीके देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और थर्ड होता है आपका विशेष बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। ठीक है, तो यह आगे आएगा, वहां पे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयक कहाँ पे जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात, तो राष्ट्रपति उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए या अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते। अगर संविधान संशोधन विधेयक नहीं है और कोई सा नॉर्मल विधेयक है, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन के विषय में राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देना बाध्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी आप। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। 2 बातें देखो, अगर संविधान, हमने देखा है कि अगर वित्त के मामले में अगर कोई विधेयक रखना है तो क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए उसके लिए कि ठीक है हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं सदन में और उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो वित्त विधेयक को लाने के लिए या वित्त संबंधी विधेयकों को सदन में लाने के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन संविधान संशोधन अगर करना है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
और क्या होता है कि जब अगर दोनों सदन यानी कि आपके लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है। अब संविधान संशोधन के तरीके या प्रकार जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन के तरीके या प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। और ठीक है, इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आप अगर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे तो आपसे यही सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है। तो संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग एक, ये भाग है। ठीक है। भाग एक आर्टिकल 3, भाग 8 आर्टिकल 239, भाग 16 आर्टिकल 336 और भाग 20 अनुक्रमांक 368। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा था वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि यह आपका कौन सा है, भाग 20 और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और यह भी हमने वीडियो में देखा था कि हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो यह मैंने आपको बताया और आप नीचे जरूर बताएं। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है, आप इनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल। तो इसका आंसर भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। ठीक है। तो यह अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि छोटा सा टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन करना रहता है। साथ में क्वेश्चन लाओ तो यह नहीं हो सकता कि छोटे से टॉपिक के लिए क्वेश्चन हो सके, इसलिए मैंने वे क्वेश्चन भी लिए हैं जो हमारे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। 1950, 1955, 1958 एंड 1951। इसका करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर लिखे, उसके नेक्स्ट में उसका आंसर लिखे। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 31। ठीक है। तो सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में आपकी राजभाषाओं का उल्लेख है और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है और उन्हीं में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21st। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है। तो यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए आपको बताना है। 24th, 25th, 42nd एंड 44। तो हमने देखा था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता यह 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे और यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो इसका करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। तो हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और कौन से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। तो यह भी आपको बताना है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ऑप्शन है स्वर्णसीय समिति, सरकारिया आयोग, सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी। ठीक है। एंड डी हुकुमसीय समिति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्णसीय समिति। ठीक है। नाउ द 11th क्वेश्चन, जिसका आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। तो अगर हमें संविधान में सबसे ज्यादा जो कि संविधान संशोधन होते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है ना। तो ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।